नमस्कार साथियों। आज हम लोग ब्रिटिश प्रशासनिक नीतियों की चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, जब बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को मिली, 1765, वस्तुतः कंपनी का शासन बंगाल पर आरंभ हुआ। अब कंपनी के जो भी कर्मचारी थे, वही प्रशासनिक अधिकारी बन गए। कर्मचारी जो व्यापार के लिए उपयुक्त थे, व्यापार के लिए आए थे, अब वो प्रशासनिक अधिकारी हो गए। इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि उन्होंने लालचवश बंगाल का धन अधिक से अधिक लूटना शुरू किया। अब उनका जो फोकस था, वो कंपनी के व्यापार को आगे बढ़ाने से हट करके स्वयं के लिए हम कितना धन भ्रष्टाचार से वसूल सके, इस पर चला गया। नतीजा ये हुआ कि कंपनी घाटे में जाने लगी और उसके कर्मचारी अधिक से अधिक धनी होने लगे। और अंततः एक समय ऐसा आया जब कंपनी को ब्रिटेन में ब्रिटिश सरकार से ब्रिटिश सरकार से 10 लाख पाउंड की मदद मांगनी पड़ी। तो जो व्यापारिक कर्मचारी थे, उनके शासन का कुल जमा निष्कर्ष ये निकला कि वो खुद तो धनी हो गए, और जब वो यहाँ से जाते थे अपना ढेर सारा धन ले करके, लूट का धन, तो वहां वो बहुत शानो शौकत से रहते थे इंग्लैंड में। और उनके इसी शानो शौकत को देख करके उन्हें कहा जाता था नवाब। और यही धन लूटने के लिए कंपनी का कर्मचारी बनने की अंग्रेजों में होड़ लग गई। लेकिन चूंकि कंपनी अपनी देयताओं को पूरा नहीं कर पा रही थी, कंपनी में जिन लोगों ने शेयर या धन जमा कर रखे थे, उनके बदले उन्हें लाभांश नहीं मिल रहा था। और अंततः कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से यह निवेदन किया कि हमें 10 लाख पाउंड की मदद दी जाए। और यही वह समय था जब ब्रिटिश सरकार ने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पास किया, यानी कंपनी के कार्यों को रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट पास किया 1773 में। ध्यान रखेंगे, इस एक्ट के तहत जो कुछ बदलाव किए गए तो संक्षेप में देखें। इस समय तक जितने भी कंपनी के अधिकार क्षेत्र में भारतीय क्षेत्र था, उसे 3 प्रेसिडेंसियों में बांट दिया गया था। बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास और बंबई। अब कलकत्ता प्रेसिडेंसी भी कहा जाता है इसे। अब क्या किया गया कि बंगाल, अब तीनों जगह गवर्नर होते थे यहाँ के प्रशासन को देखने के लिए। यहाँ भी गवर्नर,
यहाँ भी गवर्नर और यहाँ भी गवर्नर। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का पद दिया और इस गवर्नर जनरल को युद्ध के मामलों में मद्रास और बंबई के गवर्नर को युद्ध के मामलों में बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया। अभी भी कई मामलों में मद्रास और बंबई के गवर्नर स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते थे, नियम कानून बना सकते थे, लेकिन युद्ध और संधि के मामलों में इन्हें बंगाल के गवर्नर जनरल से पूछ करके ही काम करना होता था। इसी एक्ट ने न्याय व्यवस्था के लिए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया, जो 1774 में कलकत्ता में खुला। इस एक्ट ने गवर्नर जनरल के साथ 4 सदस्य नियुक्त किए और ये कहा गया कि ये पूरा गवर्नर जनरल और उसके 4 सदस्य मिल करके प्रशासनिक कानून बनाएंगे और उसी के अनुरूप शासन चलाया जाएगा। ऐसा जो पहला गवर्नर जनरल था बंगाल का, वह था वारेन हेस्टिंग्स। और इसका अपने परिषद के 4 सदस्यों के साथ बहुत अच्छा रिश्ता नहीं था, यानी इनके बीच संघर्ष होता था। और हालात ये थे कि वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल होने के बाद भी अपनी बात तब नहीं बनवा पाता था जब 4 में से 3 सदस्य एक तरफा वोट करते थे, और अगर वो एक सदस्य को अपने साथ कर भी लेता था तब भी कई बार तो उसे अपनी बात मनवाने के लिए किसी किसी सदस्य के साथ मल्लयुद्ध तक करना पड़ा। ये बड़ी मजेदार घटना है, इसे ध्यान रखेंगे हम लोग। सुप्रीम कोर्ट का गवर्नर जनरल के परिषद के साथ क्या संबंध रहेगा, क्या अधिकार क्षेत्र रहेगा, ये कहां तक शासन करेंगे और कहां तक सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा, इसके बारे में बहुत स्पष्ट इस एक्ट में नहीं रखा गया था। और यह भी नहीं रखा गया कि सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देगा वो ब्रिटिश कानून के तहत देगा या भारतीय कानून के तहत देगा। इसका परिणाम यह निकला कि एक महत्वपूर्ण न्यायिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुर्शिदाबाद के भूतपूर्व दीवान नंद कुमार को गबन, जालसाजी के आरोप में मृत्युदंड दे दिया। ये दिया गया ब्रिटिश कानून के तहत। लेकिन हम जानते हैं कि भारतीय कानून जालसाजी के लिए इतना कठोर दंड नहीं देता, और विशेष करके
ब्राह्मण होने की स्थिति में, अगर अभियुक्त ब्राह्मण है तो मृत्युदंड उसे नहीं दिया जाएगा। इस केस की बहुत चर्चा हुई उस समय। 73 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 1784 का फिट इंडिया एक्ट आया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1784 में फिट्स का इंडिया एक्ट पारित किया। इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे विलियम पिट। इस एक्ट के तहत ब्रिटेन में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन हुआ और कंपनी से कहा गया कि आप अपने सारे सैनिक, असैनिक और राजस्व मामले इसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की सलाह पर उसमें जो भी करना है, नियम कानून बनाना है, ये अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाएगी। ये देखेगी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के ही माध्यम से अब आप अपने सैनिक, असैनिक और राजस्व मामले देखेंगे। कंपनी के पास क्या बचा? कंपनी के पास अभी भी व्यापारिक एकाधिकार बचा। अभी भी वो व्यापार के लिए एकमात्र इंग्लैंड की कंपनी थी जो भारत के साथ व्यापार कर सकती थी। बाकी इन 3 मामलों में कंपनी को बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन कर दिया गया और साथ में बचा कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति और बर्खास्तगी का अधिकार। बंगाल के गवर्नर जनरल के परिषद को 3 सदस्यीय बना दिया गया और उसे सेना प्रमुख का भी दायित्व दिया गया। दूसरा ये किया गया कि सुप्रीम कोर्ट में ब्रिटिश नागरिकों के लिए ब्रिटिश कानून और भारतीय नागरिकों के लिए भारतीय कानून। इस एक्ट के तहत जो गवर्नर जनरल भारत आया बंगाल का, वह था कार्नवालिस 1786। और कार्नवालिस ने आकर के यहाँ प्रशासनिक सुधार किया, कलेक्टर को मजिस्ट्रेट से अलग किया। न्याय के लिए अलग न्यायाधीश। एक जिले में 3 तरह के अधिकारी हुआ करते।
और जो सर्वोच्च अधिकारी था वो था कलेक्टर। इसी के शासन काल में कलकत्ता में पुलिस सुपरिटेंडेंट का पद बनाया गया पहली बार। और ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटेन से भी पहले पुलिस सुपरिटेंडेंट का पद भारत के लिए बनाया गया और इसे एडॉप्ट किया गया ब्रिटेन द्वारा। कार्नवालिस और इसी 1784 के एक्ट में एक बात और रखी गई थी कि अब आगे युद्ध न किया जाए। लेकिन लेकिन कंपनी ने, खास करके कार्नवालिस ने, हमने पीछे देखा है कि टीपू सुल्तान के साथ युद्ध में भाग लिया, तो अपनी आवश्यकता के अनुसार वो नियम बनने के बाद भी अपना काम करते रहे। इसके बाद 1813 में 1813 का एक्ट लाया गया। और इस एक्ट में कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। लेकिन अभी भी कंपनी का एकाधिकार बरकरार रहा। दो व्यापार पे, चाय के साथ, चाय व्यापार पे और चीन के साथ व्यापार पे। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी न केवल भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार रखती थी, बल्कि चीन के साथ भी होने वाले व्यापार पर एकाधिकार रखती थी। और 1813 के एक्ट ने भारत के साथ व्यापार का एकाधिकार कंपनी का समाप्त किया, लेकिन अभी भी चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार और चाय के व्यापार का एकाधिकार कंपनी ने बनाए रखा। 1813 के एक्ट में ही भारतीयों को शिक्षित करने के लिए 1 लाख का सरकारी अनुदान देने की बात कही गई। इस समय बहुत सारे पादरियों को या धर्म प्रचारकों को भारत में बुलाया गया ईसाई धर्म के प्रचार के लिए, भारतीयों को शिक्षा दीक्षा देने के लिए। 1833 के एक्ट में बड़े बदलाव किए गए। और यहाँ पर इस एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल सभी मामलों में मद्रास और बंबई
के गवर्नर यानी मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी को सीधे सीधे बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया और एक एकीकृत पूरा का पूरा शासन तंत्र क्रिएट किया गया, जिस जिसकी वजह से बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और भारत का गवर्नर जनरल के पद पर सबसे पहले नियुक्त हुआ विलियम बेंटिक। जो पीछे चाय के साथ व्यापारिक एकाधिकार या चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार कंपनी के पास बना हुआ था, उसे भी खत्म कर दिया गया इस एक्ट द्वारा। कंपनी को कहा गया कि अब आप सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक कार्य करेंगे। और अब चूंकि कंपनी सिर्फ प्रशासनिक कार्य के लिए उत्तरदायी थी, तो अब कंपनी जो लाभांश देती अपने शेयर होल्डर्स को, वो कहां से देती जब व्यापार नहीं कर रही थी और व्यापार से पैसे नहीं कमा रही थी। तो उसे कहा गया कि जो आप राजस्व वसूलेंगे, उस राजस्व से अपने शेयर होल्डर्स को आप लाभांश देंगे। यानी भारत के धन का उपयोग कंपनी अपने लाभांश वितरण में करने लगी। 1853 के एक्ट में, 1853 का एक्ट जब लाया गया, तब कंपनी को कहा गया कि आप संसद के अगले कानून, या जब तक संसद चाहे तब तक संसद के अगले आदेश तक भारत का प्रशासन संभालिए। संभालने की जिम्मेदारी मिली। और जब 1857 की क्रांति हुई, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद 1858 के एक्ट द्वारा कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और सीधा ब्रिटिश क्राउन का शासन भारत पर लागू हुआ। और डिटेल में हम लोग अगली कक्षा में बात करेंगे। तो आज ये संक्षेप में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का फिट इंडिया एक्ट, 1813 का एक्ट, 1833 का एक्ट और 1853 और 1858 के एक्ट की चर्चा हुई। कानून का शासन या विधि का शासन या विधि के समक्ष सभी लोग समान हैं, यह एक यूरोपीय अवधारणा है और इसे भारत में इंट्रोड्यूस किया अंग्रेजों ने। कानून के सम्मुख सभी समान, यानी सबको एक जैसे अपराध करने पर एक जैसा दंड मिलेगा। हालांकि अंग्रेज और भारतीय के संघर्ष में हमेशा कानून अंग्रेजों का ही साथ देता था, क्योंकि अधिकांश जज और ऊपर के जो
न्यायाधीश थे वो सभी के सभी अंग्रेज हुआ करते थे। लेकिन फिर भी इस अवधारणा से अवगत भारतीयों को अंग्रेज ही कराए और भारत के भारत की भौगोलिक और सांस्कृतिक अवधारणाओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय कानूनों का संहिताकरण अंग्रेजों ने किया। भारतीय संहिता को लिपिबद्ध किया गया अंग्रेजों द्वारा और यह पहली बार हुआ अंग्रेजों के शासन में जब एक लिखित कानून बनाया गया और उसमें उसके तहत न्याय निर्णय देने की परिपाटी शुरू की गई। तो न्यायालय का पूरा एक लोअर कोर्ट से लेकर के अपर कोर्ट तक, हायर कोर्ट तक पूरा एक चेन श्रृंखला शुरू किया गया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।